स्नाइपर्स की एक ऐसी जोड़ी जिन्हें पावरफुल गैंगस्टर फ्रैंकी को शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। पर क्या वो फ्रैंकी को मार पाए? फ्रैंकी कौन है और गैंगस्टर कैसे बना? इसको जानने के लिए जाना होगा उसके बचपन में। कर्ज की वजह से बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के गुजरने के बाद उनका घर-बार सब कुछ तबाह हो गया। जिस डॉन से उनके पिता ने कर्ज लिया था, कर्ज चुकाने के लिए फ्रैंकी और उसके छोटे भाई विंस्टन को उसके लिए ही काम करना पड़ा, जिसका नतीजा एक दिन एक परिवार को जलाकर मारने के जुर्म में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। फ्रैंकी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। उसे बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। इस घटना के बहुत सालों बाद फ्रैंकी एक बार फिर उसी डॉन को ज्वाइन कर चुका था, जिसकी वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई। उसका नाम था कॉर्मैक, जो इस आलीशान होटल द कॉन्टिनेंटल का मालिक था। आज 31 दिसंबर की रात थी। कॉन्टिनेंटल का पूरा क्लब हरियाली से भरा हुआ था। हर बंदे बंदियों की जुबान पे फ्रैंकी का ही नाम था। लड़कियां तो उसके पीछे पागल थी। जलवा है हमारा। ऐसी ब्रांड वैल्यू उसने बनाकर रखा था। कॉर्मैक भी अपने मेहमानों के बीच उसकी तारीफ कर वाहवाही लूटने में लगा था कि फ्रैंकी को उसी ने पाल पोस कर बड़ा किया, और आज देखो इस पट्टे को इससे सबकी फटती है। पर फ्रैंकी आज भी अपने डैड की मौत को नहीं भूला, जो कि कॉर्मैक की वजह से हुई थी। इसीलिए वो आज रात कॉर्मैक को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार कर चुका था। वो एक गैंगस्टर की बीवी जैसे ही बाहर निकला, पहरे पे तैनात लोरेंस ने वार्न किया कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दरअसल यहाँ एक तिजोरी में ऐसी बेशकीमती चीज रखी है जो अगर गायब हो जाए तो द कॉन्टिनेंटल होटल की पूरी नींव डगमगा जाएगी। फ्रैंकी कहता है कि तू भी तो दूध का धुला नहीं है, तू भी वही ले जाकर गैंगस्टर्स की बीवियों के साथ मजे करता है, वरना गन की सारी बुलेट तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा। यहाँ से निकल। वो होटल के पीछे वाली सबवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है, और जैसे ही प्लेटफॉर्म खाली होता है, वो और उसका दोस्त ग्रोन्स एक खुफिया रास्ते से कॉन्टिनेंटल के उस तिजोरी तक पहुँच जाते हैं। दरअसल इस रेलवे ट्रैक के ठीक 2 माला ऊपर कॉन्टिनेंटल का वो तिजोरी था। उसे खोलने के लिए वो तिजोरी के लॉकर को सिक्कड़ में बांधकर उसका दूसरा छोर, जिसमें हुक लगा हुआ था, रेलवे ट्रैक पे लटका दिए। 12 बजिया एक्सप्रेस आते ही हुक उसमें फंसा और वो ट्रेन तिजोरी को तोड़ते हुए निकल गई। ये कांड उनके प्लान के हिसाब से ठीक 12 बजे हुआ, जिससे न्यू ईयर के शोर शराबे के बीच तिजोरी टूटने की आवाज दब कर रह गई। तिजोरी के अंदर बहुत सारा सोना पड़ा था, पर वो यहाँ सिर्फ कॉइन प्रेस लेने आए थे। कॉइन प्रेस हाथ लगते ही ग्रोन्स ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और फ्रैंकी पर गन पॉइंट कर कॉइन प्रेस छीनना चाहा। दोनों के झड़प के बीच गोली चल गई, जिसे सुन लॉरेंस सिक्योरिटी लेकर यहाँ आ धमका। अगले ही पल पूरे कॉन्टिनेंटल में रेड लाइट जारी कर दी गई। तभी फ्रैंकी सिलेंडर को शूट कर नीचे वाले फ्लोर पे जंप कर गया, पर गोलियों के बौछार के आगे सबवे स्टेशन की तरफ से निकल न सका और कॉन्टिनेंटल के खूंखार सिक्योरिटी फोर्स के बीच फंस गया। हालांकि उसके निशाने के आगे सब फेल थे। वो गन ऐसे चला रहा था जैसे ये वायरल लड़की सेरिन अपना ठुमका लगा रही हो। देखते ही देखते वो सबकी बैंड बजाकर होटल की खिड़की से छलांग लगा दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उसको मारने के लिए गन की पूरी मैगजीन खाली कर देता है। इससे पहले कि वो गन रिलोड करता, फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड उसे बचा ले जाती है। ये सारा कांड न्यूयॉर्क में चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ फ्रैंकी का छोटा भाई विंस्टन स्कॉट लंदन में एक बहुत ही चालू पुर्जा बिजनेसमैन बन चुका था। आज वो लंदन के एक अरबपति बिल्डर मिस्टर डेवनपोर्ट के पास कार पार्क बनाने की डील लेकर आया था। इस डील को फाइनल करने के लिए उसने पहले ही उसकी बीवी को पटा लिया था। फिर दोनों उसे मामू बनाकर 2 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवा लिए। इसके अगले ही पल डेवनपोर्ट ने वो 2 मिलियन पाउंड उसके बैंक में ट्रांसफर करवा दिया। उसके पति के पास अथाह पैसा था, जिसमें से रत्ती भर अपने आशिक के ऊपर उड़ाने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसी रात दोनों एक होटल में मिले। विंस्टन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसलाकर उसे बेड तक ले गया। कमाल का हुनर था उसके पास। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया उसकी बीवी को। कुछ वक्त साथ बिताकर वो यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी कुछ लोग रूम के अंदर घुस आए।
विंस्टन ने उनसे बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो उसे बेहोश कर लॉन्ड्री वाली ट्रॉली में भरकर होटल से बाहर निकाल लाए और यहाँ से रातों रात उसे समंदर के रास्ते न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। कॉइन प्रेस इतनी बेशकीमती क्यों है, इसके लिए द कॉन्टिनेंटल होटल के पूरे इतिहास को समझना होगा। ये कॉन्टिनेंटल होटल सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका चेन फैला हुआ है। हर देश में इसका ब्रांच है जिसमें शार्प शूटर्स, माफिया गैंगस्टर, स्मगलर्स वगैरह मेंबरशिप लेकर बिंदास अपना 2 नंबर का कारोबार करते हैं। बदले में द कॉन्टिनेंटल होटल पुलिस प्रशासन वगैरह से उनको महफूज रखती है। कॉन्टिनेंटल होटल के सभी ब्रांच के कर्ता धर्ता है हाई टेबल, जिसे दुनिया के 12 पावरफुल फैमिलीज चलाते हैं। उन्हीं के खौफ से कॉर्मैक डरा हुआ था, क्योंकि कॉन्टिनेंटल के अंदर जो करेंसी चलती है उस पर कॉइन प्रेस का मोहर लगा हुआ होता है। ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। अगर गलती से भी ये परंपरा टूटी तो हाई टेबल का बनाया हुआ रूल टूटेगा, जिसकी सजा है एक्सकम्युनिकाडो, मतलब बिरादरी से निकाला जाना। अगर हाई टेबल ने कॉर्मैक को बिरादरी से निकाल दिया तो अब तक जो उसने हजारों दुश्मन बनाए हैं वो तो कॉर्मैक को कच्चा चबा जाएंगे। हाई टेबल का साया उसके सर से उठ न जाए, इसीलिए वो इतना डरा हुआ था। कॉर्मैक गुस्से में लाल होकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर को यही मार देना चाहता था, पर उसका चेला सेरेन उसे याद दिलाता है कि वो हाई टेबल के रूल के हिसाब से कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा है एक्सकम्युनिकाडो। इसलिए कॉर्मैक अपना फैसला बदल उससे कहते हैं कि अगर अपने फैमिली की जरा सी भी परवाह करते हो तो होटल का कोई खिड़की ढूंढो और वहां से कूद जाओ। उधर कॉर्मैक के आदमी विंस्टन को यहाँ लेकर आ चुके थे। विंस्टन बचपन में हुए उस गलती के बाद पहली बार कॉर्मैक से मिल रहा था। कॉर्मैक बताता है कि उसके भाई फ्रैंकी ने उसकी एक कीमती चीज चुराई है, जो कि उनको वापस नहीं मिला तो वो उन दोनों भाइयों को कुत्ते की मौत मारेगा। लेकिन विंस्टन तो फ्रैंकी के जेल जाने के बाद उससे कभी मिला ही नहीं, तो उसे ढूंढने का तो सवाल ही नहीं बनता। फ्रैंकी साफ साफ समझा देता है कि ये मामला उन दोनों के बीच का है, उसे फ्रैंकी और कॉर्मैक के झमेले से कोई मतलब नहीं। कॉर्मैक उसकी बात मान उसे यहाँ से जाने तो देता है, पर उसके पीछे अपना एक आदमी लगा देता है। दूसरी ओर 2 प्राइवेट डिटेक्टिव केडी और मेह्यू को दिखाया जाता है, जिन्हें उनके एजेंसी ने न्यूयॉर्क सिटी में हो रहे गन्स स्मगलिंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगाया था, लेकिन वो दोनों तो कुछ और ही करने में जुटे थे। मेह्यू 2 बच्चों का बाप होते हुए भी केडी के प्यार में लट्टू था। तभी केडी खिड़की से उस शख्स को देखती है जो उसके लाख मना करने के बाद भी हर रोज अपने कुत्ते को लाकर उसके अपार्टमेंट के गेट पर पोटी करवा देता था। उसे सबक सिखाने के लिए वो यहाँ से निकलते समय उस कुत्ते के पोटी को उठाकर उसके मालिक की गाड़ी पर पोत देती है। दूसरी ओर द कॉन्टिनेंटल का एक गन स्मगलर, एक दूसरे गिरोह जो कि चाइना टाउन से गन स्मगलिंग का डील करने आया था, उनको जाल में फंसाकर उनका गेम बजाने ही वाले थे कि तभी दोनों गिरोह में फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें द कॉन्टिनेंटल के एक आदमी को छोड़ सारे मारे जाते हैं। उसका भी एक अंगूठा गोली लगने से कटकर जमीन पर पड़ा हुआ था। माइल्स उसका अंगूठा उसके हाथ में पकड़ाकर वार्न करता है कि उन्हें गन स्मगलिंग के लिए कॉन्टिनेंटल का मेंबर बनने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बेधड़क अपना कारोबार करते रहेंगे। जाके बोल दे अपने बॉस से। कॉन्टिनेंटल का वो गन स्मगलर जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, घात लगाकर बैठी केडी उसकी तस्वीरें लेकर उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे उसके बॉस जो कि गन्स स्मगलिंग का रैकेट चलाता था, उसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालना था। वो उसका पीछा करते हुए कॉन्टिनेंटल होटल के पास पहुँच गई। मेह्यू भी रेडियो लाइन पर ही था। उसे जैसे ही पता चला कि वो स्मगलर का पीछा करते हुए कॉन्टिनेंटल होटल में जाने वाली है, तो वो तुरंत वहां पहुंच उसे ऐसा करने से रोक लिया और एक एकांत गली में ले जाकर बताया कि वो माफियाओं और गुंडों का होटल है। अब तक तो वो उसे गायब कर चुके होते। केडी कहती है कि कुछ भी हो, ये केश वो हाथ से जाने नहीं देने वाली। फ्रैंकी नाम का एक शख्स है जो गन्स स्मगलिंग का रैकेट चलाता है। किसी तरह वो उसकी सारी डिटेल्स निकाल कर ही दम लेगी। कॉइन प्रेस चोरी करने से पहले फ्रैंकी ही द कॉन्टिनेंटल में गन स्मगलिंग का कारोबार संभालता था।
उधर विंस्टन कॉर्मैक के चुंगल से छूटने के बाद अपने अंकल चार्ली के पास पहुंचता है। यहीं पर उसका बचपन गुजरा था। रॉनी और कैल उसे इतना बड़ा देख अचंभित थे क्योंकि वो उस हादसे के बाद लंदन शिफ्ट हो गया और आज 20 सालों बाद घर वापस लौटा है। चार्ली उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। विंस्टन बताता है कि एक बार फिर से वो अपने भाई के चुतियापे में फंस गया है। वियतनाम से लौटने के बाद उसने फिर उसी के लिए काम करना शुरू कर दिया जिसने उनको बर्बाद कर सड़क पे लाया, और फिर उसने उसकी कोई ऐसी चीज चुरा ली जिसके लिए कॉर्मैक ने विंस्टन को लंदन से रातों रात उठवा लिया। पर है तो वो उसका बड़ा भाई ही, इसीलिए वो हर हाल में अपने भाई को बचाना चाहता है। चार्ली बताता है कि उसके वे के चेक चाइना टाउन के एक बर्टन कराटे नामी डोजो में जाते हैं, शायद वहाँ से उसका कोई सुराग मिल सकता है। जिसके बाद वो अपने अंकल की मस्टैंग लेकर चाइना टाउन के उस डोजो की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ चाइना टाउन के वो गन स्मगलर्स द कॉन्टिनेंटल के गन स्मगलर्स की बजाने के बाद वापस अपने घर लौट आए, जहाँ पर हमें पता चला कि फ्रैंकी जिस डोजो की तलाश में चाइना टाउन आ रहा है उसकी ओनर माइल्स की बहन लू है, जो गन्स के डील में पूरे टाइम उसके साथ थी। इस डोजो में कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं था जो कराटे वगैरह सीखने आए, इसीलिए माइल्स इसके भारी भरकम रेंट को चुकाने के बजाय इसे बंद कर देना चाहता था। लेकिन लू इसके खिलाफ थी क्योंकि उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये डोजो हमेशा चलता रहे। यही कारण था कि वो खर्च वगैरह उठाने के लिए गन्स की स्मगलिंग करते थे। कुछ देर बाद विंस्टन भी यहाँ पहुँचता है। डोजो के अंदर उसकी मुलाकात लू से होती है, जो अपने यहाँ किसी अनजान शख्स को देख किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। विंस्टन अपना परिचय देकर उसे बताता है कि वो फ्रैंकी का छोटा भाई है और उसे ढूंढने यहाँ आया है। फ्रैंकी का नाम सुनते ही वो भड़क उठी क्योंकि उसकी वजह से उनके एक गन्स की डील में नुकसान हुआ था। तभी बेसमेंट से धड़ धड़ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। विंस्टन तुरंत उसके सर पे बंदूक तान बेसमेंट में लेकर जाता है। मौका देख लू उससे बंदूक छीन लेती है। अब वो उनके गन पॉइंट पर था। लू बताती है कि ये फ्रैंकी का भाई है, उसे यहाँ ढूंढने आया है, और फिर विंस्टन को उनके हवाले कर यहाँ से चली जाती है। माइल्स और लेमी को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता कि वो फ्रैंकी का भाई है। दरअसल वो तीनों वियतनाम वॉर में एक साथ लड़े थे, यानी कि तीनों दोस्त मिलिट्री मैन थे। पर फ्रैंकी ने कभी भी उनके सामने अपने छोटे भाई का जिक्र नहीं किया था। तब विंस्टन उन्हें फ्रैंकी का असली नाम बताता है। उसके आर्मी टैग पे यही नाम था जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सच में उसका भाई है। माइल्स बताता है कि एक रात गन्स का डील होना था, लेकिन फ्रैंकी वहां पहुंचा ही नहीं। बायर ने कमजोर समझ उनके सारे गन्स हथिया लिए। पैसा और माल तो गया ही गया। उस मुठभेड़ में लेमी को गोली भी लग गई, जिससे वो मरते मरते बचा। तब से ही वो फ्रैंकी से नहीं मिले। बाद में एक बायर से पता चला कि वो द कॉन्टिनेंटल होटल में शिफ्ट हो गया है। विंस्टन बताता है कि वो कॉन्टिनेंटल से कोई कीमती चीज लेकर गायब हुआ है। कॉर्मैक के आदमी उसे किसी भी वक्त ढूंढकर मार सकते हैं, इसलिए उसे ढूंढने के लिए जो कुछ भी जानकारी मिले काफी होगा। माइल्स बताता है कि वियतनाम वॉर के दौरान वो एक वियतनामी लड़की से मिला, उसके लिए ड्रग्स वगैरह सब छोड़ दिया और उससे शादी कर ली। कुछ दिन पहले वो वियतनामी लड़की लेमी को अल्फाबेट सिटी में दिखी थी। अल्फाबेट सिटी का एक थिएटर बचपन में उन दोनों भाइयों का पसंदीदा जगह हुआ करता था। विंस्टन यहाँ से अल्फाबेट सिटी के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन केडी हथियारों के तस्कर फ्रैंकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेधड़क कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर पहुंच गई। जब वो ड्रिंक के लिए बारटेंडर को पैसे चुका रही थी तो बारटेंडर उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये महिला कॉन्टिनेंटल की मेंबर नहीं है। अगर होती तो उसे पता होता कि यहाँ किस तरह की करेंसी चलती है। फिर भी बारटेंडर एक शख्स के इशारे पे वो पैसे रख लेता है। केडी वहाँ चारों तरफ गिद्ध की तरह नजर दौड़ाए जा रही थी, फिर भी उसे भनक नहीं लगता कि उसके यहाँ आने की खबर आगे पहुँच चुकी है। यहाँ से वो रिसेप्शनिस्ट के पास होटल का एक कमरा बुक करने जाती है, लेकिन यहाँ कोई कमरा खाली नहीं होता। इसके अलावा होटल के हर क्रू के पास गन देखकर उसकी अलग से फट रही थी। उसे यकीन होने लगा कि मे ह्यू की हर एक बात सच थी। तभी वो एक शख्स को ड्रिंक के लिए एक अलग तरह का कॉइन पे करते हुए देखती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब तक वो समझ चुकी थी कि जैसे ही उसने ड्रिंक के लिए $1 पे किया तभी उसका भांडा फूट चुका था। पूरा मामला समझते ही वो यहाँ से दुम दबाकर भाग निकली। दूसरी ओर विंस्टन अल्फाबेट सिटी के उस थिएटर में पहुँच चुका था
उसके अंदर जाते ही अचानक थिएटर चालू हो गया। वहाँ सबसे आगे वाली सीट पे एक लंबे बालों वाला शख्स बैठा था। विंस्टन को लगा कि वो फ्रैंकी है, पर वो तो एक ट्रैप था जिसमें फंसकर वो छटपटाने लगा। फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड येन उसे टपकाने ही वाली थी कि तभी फ्रैंकी सामने आता है और येन को बताता है कि ये उसका छोटा भाई है। येन हैरान हुई क्योंकि उसने उससे अपने छोटे भाई के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया था, न ही इस सीक्रेट जगह के बारे में किसी को पता था। फ्रैंकी पूछता है कि तुम मेरे पीछे यहाँ क्या करने आए हो विंस्टन, जिसके बाद वो पूरी दास्तान बयां करता है कि उसके चुतियापे की वजह से कॉर्मैक ने उसे लंदन से उठवा लिया और अब वो उन दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़ा हुआ है। विंस्टन चाहता तो यहाँ से अकेले ही निकल सकता था, पर वो इस मुश्किल घड़ी में अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। उसके पास बहुत सारा पैसा था जिससे वो उनको इस दलदल से निकाल सकता था। इतने में बाहर कॉर्मैक के आदमी विंस्टन को फॉलो कर यहाँ पहुँच जाते हैं। वही फ्रैंकी उसे कॉइन प्रेस के पास ले जाकर बताता है कि यही वो प्राचीन कॉइन प्रेस है जिसके लिए कॉर्मैक उनको मारना चाहता है। नाइल नामी ग्रुप से उसका सौदा हुआ था। वो उसे कॉइन प्रेस के बदले इतना सारा पैसा देने वाले थे जिससे कॉर्मैक कभी भी उसको ढूंढ नहीं पाता और वो अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता। पर उनके सपने सपने ही रह गए क्योंकि नाइल ग्रुप ने कॉइन प्रेस का डील कैंसिल कर दिया, जिससे वो मुसीबत में फंस गए। तभी कॉर्मैक के लोग थिएटर के बगल वाले बिल्डिंग को उड़ा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि विंस्टन और फ्रैंकी उसी बिल्डिंग में है। एक तरफ वो बिल्डिंग में घुसते चले जा रहे थे, जबकि येन यहाँ से निकलने के बजाय अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। दरअसल फ्रैंकी ने उससे वादा किया था कि इस चोरी के बाद वो कभी भी किसी लफड़े में नहीं पड़ेगा। फ्रैंकी उसे लाख मनाने की कोशिश करता है, फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलती। उधर कॉर्मैक के आदमियों को पता चल चुका था कि वो गलत बिल्डिंग पर धावा बोल चुके हैं। तब तक फ्रैंकी और विंस्टन उन्हें धूर्त बनाकर यहाँ से निकल चुके थे, जिसे जानकर कॉर्मैक काफी निराश हुआ और फिर उनको ठिकाने लगाने और कॉइन प्रेस हासिल करने के लिए अपना आखिरी दाव खेलता है, जो कि दो ट्विंस शार्प शूटर्स थे जिनका निशाना अचूक था। अगले ही पल वो उनके तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव केडी अपने घर पर फ्रेश हो रही थी कि तभी किसी के अंदर आने की आहट आती है। वो मेह्यू था जो फ्रैंकी की जीवन कुंडली उसके टेबल पर रखकर चला गया था। इसमें फ्रैंकी के बचपन से लेकर कैसे वो वियतनाम में सोल्जर बना, जंग लड़ी और अचानक फौज से गायब हो गया, सब जानकारी इस फाइल में मौजूद थी। उधर तीनों अपने अंकल चार्ली के पास पहुंचते हैं ताकि रातों रात इस देश को छोड़कर यहाँ से निकल सके। चार्ली उनको यहाँ से बाहर निकालने के बंदोबस्त में जुट जाता है, जबकि विंस्टन फ्रैंकी से आज उस सवाल का जवाब जान लेना चाहता था कि आखिर क्यों उसके बड़े भाई ने बिन माँ बाप के बच्चे को अकेले लंदन भेज दिया था। दरअसल फ्रैंकी कभी नहीं चाहता था कि विंस्टन उसके जैसा गुंडा बने और उसके गलत काम की वजह से जान को कोई खतरा हो। इधर ये लोग चार्ली के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तब तक चार्ली का दोस्त कैल पैसे की लालच में आकर इनकी मुखबिरी कर देता है। उसे फोन पर आदेश मिलते हैं कि दोनों को मारकर कॉइन प्रेस अपने कब्जे में कर लो। उधर रॉनी हेलीकॉप्टर लेकर उनके यहाँ से बाहर ले जाने के लिए रेडी था। वहीं विंस्टन और फ्रैंकी गाड़ी में बैठे यहाँ से निकलने के लिए येन के आने का इंतजार कर रहे थे। कैल पीछे से इनको मारने ही वाला था कि तभी येन ऐन वक्त पर आकर उसका गेम बजा देती है। देखते ही देखते कॉर्मैक के गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है मौत का खेल। दोनों तरफ से